एक बड़े जंगल में एक सुनसान रास्ते में एक नाला पड़ता था। जंगल के बीच जाने वाले रास्ते में उसी नाले के ऊपर एक पुलिया बनी थी। सूरज डूबने के बाद उस पुलिया को पार करना यानी अपनी मौत को दावत देना था। उसी जंगल के पास के गांव का निवासी गोलू साइकिल से अपने घर लौट रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, अरे सूरज डूबने को ही है, मुझे जोर लगाना होगा। शाम ढलने के पहले पुलिया पार करके जाना होगा। उसने दुगने जोर से साइकिल के पेडल मारने शुरू कर दिए। रास्ता कच्चा था और जगह जगह पर छोटे मोटे गड्ढे थे। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। पुलिया कुछ ही दूरी पर थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि वो बाजी मार चुका है। अचानक उसके साइकिल की चेन उतर गई। उसे भी नीचे उतरना पड़ा। अरे धत तेरी की, इस चेन को भी अभी उतरना था। अब तो पुलिया भी करीब आ चुकी है। गोलू साइकिल की चेन चढ़ाने लगा और उसकी परेशान नजर सूरज की तरफ भी थी। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए छिप रहा था। गोलू का दिल बैठ रहा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ गया। उसके कानों में पायल के घुंघरू की आवाज पड़ी। वो मुड़ गया। एक खूबसूरत औरत अपने हाथ में एक खून से सना हुआ लाल कपड़ा लेकर खड़ी थी। इधर आओ, देखो मेरी चुनरी अभी भी खून से रंगी हुई है। मैं इसे नाले में बार बार धोती हूँ, लेकिन ये साफ नहीं हो पाती। आओ इसे नजदीक से देखो। गोलू आगे बढ़ा और उसने देखा कि उस औरत का चेहरा बदलने लगा। वो भयानक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई। वो तेजी से गोलू की तरफ बढ़ गई और गोलू पीछे की तरफ भागा। चुड़ैल ने अपने पंजों से गोलू को बुरी तरह से जकड़ लिया। उसके तेज नाखून गोलू की शरीर में धंसने लगा। गोलू आता पीड़ा और भय से चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। हे भगवान, बचा लो। पुलिया जोर जोर से हिलने लगी। गोलू के गले में दोनों तरफ नाखून गाड़ने के कारण खून बहने लगा। मौत उसके सामने आ चुकी थी। वो विरोध कर रहा था, लेकिन चुड़ैल की शक्ति के सामने असहाय हो गया था। फिर भी उसने अपने आप को बचाने के लिए एक और कोशिश की। वो नाले के गहरे पानी में कूद गया। वो तैरकर पुलिया के दूसरी तरफ पहुंच गया। वो बुरी तरह से डर गया था। उसने देखा एक भयानक भेड़िया पुलिया के पास लाल लाल चमकीली आंखों से देख रहा है। अंधेरा हो चुका था। गोलू ने सोचा कि ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। उसने पास की झाड़ी से तोड़कर एक डंडा भी बना लिया और भेड़िए को ललकारा, चल भाग जा, वरना जान से मार दूंगा। अचानक भेड़िया तेजी से पीछे खिसकने लगा, जैसे ही उसे कोई खींच रहा है। वो जोर लगाकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचे जा रही थी। गोलू यह दृश्य देखकर हैरान हो गया। देखते ही देखते वो भेड़िया नाले के पानी में गिर गया और तैरने की कोशिश करने लगा। लेकिन घोर आश्चर्य की बात यह है कि वो पानी में डूबता चला गया, जैसे कोई उसे पानी में दबाकर डुबा रहा हो। गोलू ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जान बची तो लाखों पाए। उसने राहत की सांस ली और सोचने लगा कि आज तो मौत के मुंह में जाकर ही बाहर निकल आया हूं। उसका गांव करीब आ गया था। रास्ते में बिहारी भैया मिल गए। अरे गोलू, इतनी रात कहां से आ रहे हो? भैया, जरूरी काम से जंगल के उस पार गया था। आने में साइकिल ने धोखा दे दिया और रात हो गई। अरे
वो खूनी पुलिया कैसे पार करके आए? भैया बस ये समझ लो कि मौत की जबड़े में जाकर बाहर निकला हूँ। चुड़ैल से काफी देर तक जिंदगी और मौत की लड़ाई हुई है। मैं नाले में कूद गया और फिर न जाने कहां से एक भेड़िया आ गया और कुछ ही देर में उसे शायद उसी चुड़ैल ने मार दिया। मैं भागता हुआ जान बचाकर यहाँ चला आया। अरे भैया, उस भेड़िए ने ही आपको बचा लिया। लेकिन वो कैसे भैया? भेड़िए की जान चली गई, उसे उसी चुड़ैल ने ही मारा है। चुड़ैल को सूर्यास्त के बाद एक जान चाहिए और उसने भेड़िए की ही जान ले ली। इस तरह तुम्हारी जान बच गई। आज से कई साल पहले एक जवान लड़की पर लांछन लगाकर गांव वालों ने उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया था। उस लड़की ने उसी नाले में कूदकर आत्महत्या कर ली। वो भयानक चुड़ैल बन गई। वो प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद किसी ना किसी जीव को अवश्य मारती है। जैसे आज भेड़िया मर गया और तुम बच गए। बिहारी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर गोलू पसीने पसीने हो गया था और उसने ठान लिया कि आज के बाद से वो कभी भी उस भूतिया खूनी पुलिया के पास नहीं जाएगा। भूतिया खूनी मूर्ति। एक नए बंगले में पति पत्नी साकेत और शिल्पा कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आए। वे अपने बंगले को सजाने के साथ साथ एक मूर्ति खरीद कर लाते हैं। शिल्पा, अब धीरे धीरे हमारे बंगले में हर जरूरत का सामान आ चुका है। नई जगह है, धीरे धीरे हम यहाँ के हालात से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे। मेरे मन में एक बात आ रही है कि इस मूर्ति की जगह बदलनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम होम मिनिस्टर हो, जैसा चाहे कर सकती हो। चलो, जोरों की भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। कुछ देर के बाद दोनों खाना खाकर जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति की जगह बदल गई है। अरे, ये मूर्ति यहाँ कैसे पहुँच गई? और इसका मुंह भी दीवार की तरफ हो गया है। अचानक उनके घर की फर्श हिलने लगती है। एक फूलदान और वो मूर्ति भी हिलने लगती है। दोनों चौंक जाते हैं। वे भागकर बाहर चले जाते हैं। उनकी नजर आसपास जाती है तो कुछ और लोग बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। अरे, अभी घर में सब कुछ हिल रहा था, हम लोग इसीलिए बाहर आ गए। हाँ, हमारे घर में भी हलचल हुई है। ये एक भूकंप का झटका था शायद। ओह, मैं तो डर ही गई थी। मैं सोच रही थी कि कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। अरे डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो घर के अंदर चलते हैं। अरे, फिर से मूर्ति ने अपनी जगह बदल दी। दरअसल ये भूकंप के कारण हुआ है। और इसके पहले भी मूर्ति का एंगल बदल गया था, जगह भी बदल गई थी। तब हम खाना खा रहे थे, हो सकता है भूकंप आया और हमें पता भी नहीं चला। हो सकता है। अरे, इस मूर्ति की आंखें कुछ लाल दिखाई दे रही है। अरे, यही तो मूर्तिकार की कला का कमाल है। वाकई गजब की मूर्ति बनाई है। रात हो गई। दोनों पति पत्नी अपनी शयन कक्ष में पहुंच गए थे। शिल्पा को कुछ काम याद आ गया और वो हॉल में चली आती है। हल्की रोशनी में उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति चल रही है। शिल्पा पीछे मुड़ती है और उसकी चीख निकल जाती है। बचाओ! बचाओ साकेत! साकेत! मूर्ति के हाथ शिल्पा की तरफ बढ़ते हैं। वो आगे भागती है। अचानक मूर्ति रुक जाती है। अरे, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? ये मूर्ति! शिल्पा आंखें बंद कर लेती है। वो बहुत डरी सहमी सी एक कोने में दुबक जाती है। साकेत देखता है कि मूर्ति की आंखों के नीचे खून आ गया है। वो शिल्पा को छूता है। शिल्पा डर जाती है। नहीं,
मुझे मत मारो प्लीज। शिल्पा, शिल्पा आंखें खोलो, मैं हूं। कौन तुम्हें मार रहा है? ये मूर्ति मुझे मारने वो बेहोश हो जाती है। शाकिब फिर मूर्ति की तरफ देखता है। मूर्ति एक जगह पड़ी हुई है। साकिब शिल्पा को दोनों हाथों से उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाता है। मूर्ति भी कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे आती है। कुछ देर के बाद पानी का छिड़काव करने पर शिल्पा को होश आ जाता है। उस मूर्ति को घर से बाहर फेंक दो। वो खूनी मूर्ति है, हमें मार डालेगी। उसके अंदर कोई भूत है। उसकी आंखों में मैंने खून देखा है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे घर से बाहर कर देता हूँ। नहीं, मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ प्लीज। अरे मुझे मूर्ति को बाहर कर लेने दो, अभी रात हो गई है, कल इसे उसी दुकान में वापस कर देंगे। साकिब मूर्ति को उठाता है और मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगता है। वो जल्दी जल्दी उसे ले जाकर वहाँ लॉन में रख देता है। वो जैसे ही वहाँ से लौटता है, मूर्ति अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को जकड़ लेती है। छोड़ मुझे, जाने दे। ऐसे कैसे जाने दो? मुझे लहू चाहिए। मैं लहू का प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दो। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दे मुझे, जाने दे। नहीं। साकिब किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर घर की तरफ भागता है। मूर्ति भी उसके पीछे पीछे आती है। साकिब घर के अंदर प्रवेश करके जल्दी से दरवाजा पूरी तरह से बंद कर लेता है। वो हाँफ रहा होता है। क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या हुआ है? शिल्पा, वो मूर्ति नहीं, बहुत बड़ी आफत है। उसमें कोई शैतान या भूत या शक्ति है। साकिब पुलिस को फोन लगाना चाहता है, लेकिन लाइन डेड हो गई है। मेन डोर खटखटाने की आवाज आती है। साहब, दरवाजा खोलिए, दूध देना है। दोनों बहुत डरी सहमे हैं। सवेरे हो जाता है। दरवाजे की बेल बजती है। नहीं, वही भूतिया मूर्ति बजा रही है। दरवाजा मत खोलो प्लीज। अब दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। बाहर कोई मूर्ति दिखाई पड़ी? साकिब दरवाजा खोलकर देखता है, दूध वाला खड़ा है। मूर्ति? यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है साहब। साकिब दूध लेकर घर के अंदर आ जाता है और टीवी में समाचार चालू करता है। साकिब नगर में एक व्यक्ति एक मूर्ति के साथ मृत पाया गया। उस आदमी के बारे में जानकारी मिली है कि वो एक शातिर चोर है। साकिब और शिल्पा समाचार को सुनकर अवाक रह गए।